पटना में सीएम हाउस के पास झोले में शराब की खाली बोतलें बरामद हुई, जिसकी जांच अब शुरू हो गई है। सीसीटीवी फुटेज तक खंगाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि सीएम हाउस के पास शराब लेकर कौन आया, शराबबंदी पर आखिर कौन चिढ़ा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजधानी पटना और पटना का सबसे पॉश इलाका, जहां मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक रहते हैं। शुक्रवार की सुबह सुरक्षा कर्मियों को लोक सेवक आवास यानी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के पास सड़क के किनारे झोले में किसी सामान के पड़े होने की खबर मिली। पुलिस के जवानों ने झोले को खंगाला तो उसमें पेपर में लिपटी कुछ चीजें बाहर निकली और जब पेपर को हटाया गया तो सबके होश उड़ गए। ये कुछ और नहीं बल्कि शराब की बोतलें थीं, वो भी खाली। शराब की खाली बोतल सीएम हाउस के कुछ ही दूरी पर मिली है। ये देखा जा रहा है किसने लाके रखा है यहाँ पे खाली बोतल। पटना का वीआईपी एरिया, उसमें से भी सीएम हाउस के पास शराब की बोतलों का बरामद होना कई बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल है, सीएम हाउस के पास शराब लेकर कौन आया? शराब के धंधेबाज इतने बेखौफ कैसे? शराब माफिया को कानून का डर क्यों नहीं? क्या बिहार में हर जगह शराब पहुंच सकती है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस जांच में जुटी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन जब तक इन सवालों का जवाब मिलेगा, उसके पहले सीएम हाउस के पास शराब मिलने की बात ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया। सवाल उठता है, जांच का विषय है कि वीआईपी इलाके में विदेशी शराब की बोतलें किस वीआईपी का था। विपक्ष के नेता सरकार पर निशाना साधते हुए शराबबंदी को फेल बताने लगे। शराब की बोतलें मिलना यह स्पष्ट करता है कि बिहार में शराबबंदी अभियान पूरी तरह से विफल है, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। विपक्ष को यह समझना चाहिए कि किसी एक घटना को बहाना बनाकर शराबबंदी कानून पर सवाल खड़ा करना उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। कुछ असामाजिक तत्व सरकार को बदनाम करने के लिए जानबूझकर ऐसी हरकत करते रहते हैं। ये जांच का विषय है, लेकिन शराबबंदी से कोई समझौता नहीं हो सकता है। कुछ दिनों पहले सचिवालय के पास भी ऐसी ही शराब की बोतलें मिली थी और अब सीएम हाउस के पास। सवाल है, शराबबंदी पर कौन चिढ़ा रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच आपको सिवान से बड़ी खबर बताते हैं। करीब 50 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। पुलिस ने शराब लदी ट्रक को पकड़ा है। धरनी छापर चेक पोस्ट पर कार्रवाई की गई। विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त हुई है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। 761 पेटी विदेशी शराब बरामद हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो कार्टन आप देखिए जिसके अंदर शराब भरी हुई है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक को, शराब भरी ट्रक को पुलिस ने जब्त किया है, जिससे लाखों की शराब बरामद हुई है। चेकपोस्ट सिवान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब से लदी एक ट्रक को जब्त किया है, जिसमें 731 कार्टून विदेशी शराब है। सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि सिवान बिहार यूपी का बॉर्डर है, लिहाजा बॉर्डर इलाके में पुलिस को सख्त आदेश दिया गया है कि हर यूपी की तरफ से आने वाले वाहन को जांच की जाए, ताकि शराब की कोई भी खेप सिवान से बिहार में प्रवेश नहीं करे। इसी क्रम में आज एक ट्रक को रोककर जांच की गई तो ट्रक में 731 कार्टून विदेशी शराब मिला, जिसकी मूल्य करीब 50 लाख बताई जा रही है। सिवान पुलिस द्वारा शराब से ट्रक को जब्त कर लिया गया है। वहीं चालक को गिरफ्तार कर उसे पूछताछ की जा रही है। ये शराब की खेप कहाँ ले जाया जा रहा है। एक निर्देश दिया गया है कि यूपी से आने वाले सभी वाहन का जांच की जाए, ताकि शराब की कोई भी खेप सिवान के रास्ते बिहार में प्रवेश नहीं करे। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। बिहार एटीएस ने सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता दिलाई है। मुजफ्फरपुर से पाकिस्तानी हथियार तस्कर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया है। मुस्तफा पिछले 5-6 महीने से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। घर से छापेमारी में देश विरोधी सामग्री भी मिली है।
सावधान हो जाइए, क्योंकि देश का गद्दार और सीमा पार बैठे दुश्मनों के आका अब आपके ही आसपास, आपके ही शहर में पनाह लिए हुए हैं। मुजफ्फरपुर में एक ऐसा ही देश का दुश्मन छिपा बैठा था, जो भारत की धरती पर रहकर ही देश की पीठ में छुरा घोंप रहा था। बिहार एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले इस बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। एटीएस के हत्थे चढ़ा है मुजफ्फरपुर का रहने वाला मोहम्मद मुस्तफा। ये शख्स असल में पाकिस्तान के कुख्यात हथियार तस्कर शहजाद भट्टी के सीधे संपर्क में था और उसके इशारे पर नाच रहा था। और उसमें पाया कि ये लड़का जो है सज्जाद भट्टी का एक हैंडलर है, राना हुनैन, वो भी पाकिस्तान का है। तो उससे ये संपर्क में लगातार लास्ट 6-7-8 महीने से है और ये उनसे हथियार मांग रहा है बार बार कि हमें सामान चाहिए। तो वो लोग इसको कहें कि पहले आपको और अभी हम लोग मेंटली और ये ट्रेन करेंगे, फिर आपको हथियार वगैरह देंगे। कौन है शहजाद भट्टी? शहजाद भट्टी लाहौर का रहने वाला है, कुख्यात गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड डॉन है। विदेशी ठिकानों से बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा है। आईएसआई के इशारे पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है। पिछले 5-6 महीने से मुस्तफा भारत विरोधी ताकतों का मोहरा बना हुआ था। ये गद्दार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एंड टू एंड एनक्रिप्ट मैसेजिंग ऐप के जरिए पाकिस्तान में बैठे शहजाद गैंग को देश की संवेदनशील जानकारियां और देश विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहा था। इंटरनेट की आड़ में ये देश के खिलाफ गहरी साजिश रच रहा था। उन लोगों ने, जो पाकिस्तान बेस्ड जो हैंडलर हैं राना हुनैन, वो इनको टास्क देता है कि आप कुछ वाइटल इंस्टॉलेशंस है जिनका नाम है, उसको बताते हुए जो मुजफ्फरपुर में है, वो उसका लोकेशन और फोटो वीडियो बना के भेजें बनाइए। तो उसमें भी ये कुछ दिन के बाद फिर बना के भेजता है, फिर ये कहते हैं उसका कोऑर्डिनेट्स भेजने। तो वो सब ये एक्टिविटीज ये किया है, शेयर किया है, ये सब इंफॉर्मेशंस। तो इनको जो है हम लोगों ने, और इससे रिलेटेड और भी कुछ हैं जो आपत्तिजनक, जो देशद्रोही श्रेणी में आएंगे, तो उन कारणों से इनको गिरफ्तार किया गया है। ये रतनपुरा। शहजाद भट्टी सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं को फंसाया करता था, पैसों और नौकरी का लालच देकर अपनी तरफ खींचता था। एनक्रिप्टेड ऐप पर सीक्रेट ग्रुप्स के जरिए टास्क देता था। इन गुप्त ग्रुप्स में युवाओं का धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया जाता है, संवेदनशील ठिकानों की लोकेशन और रेकी का मंगवाता है। अब ये देशद्रोही एटीएस के सलाखों के पीछे है और इससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मुजफ्फरपुर जैसे शहर में बैठकर पाकिस्तान के लिए काम करने वाला ये मुस्तफा इस नेटवर्क में अकेला है या इसके पीछे कोई और बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। एटीएस अब इस पूरे जाल को उखाड़ फेंकने में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत विरोधी गतिविधि में जो है वो मोहम्मद मुस्तफा शामिल था और अब इससे पूछताछ के आधार पर जो तथ्य, जो जानकारी बिहार एटीएस को मिली है, उसके आधार पर आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो बिहार एटीएस करेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो भारत विरोधी ताकतों के साथ काम करने के आरोप में एटीएस की टीम ने मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर के गरहा थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव में छापेमारी कर मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद मुस्तफा का पाकिस्तान के कुख्यात हथियार तस्कर मोहम्मद सज्जाद भट्टी से कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। एटीएस की टीम ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार मोहम्मद मुस्तफा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपी युवक के परिजन मामले में ज्यादा कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। मुस्तफा के पिता ने बताया कि उनका बेटा गांव में ही 9वीं तक पढ़ा, फिर बीच में दिल्ली गया, अभी गांव में ही कुछ काम करता था। मां को भी मुस्तफा की हरकत के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो स्थानीय लोग इस खुलासे के बाद हैरत में हैं। मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव से देखिए न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। बोला कि हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं पूछताछ के लिए, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं, वहाँ थाना पर से हम छोड़ देंगे। उसके बाद वो 12 बजे बोले कि 10 बजे के बाद से बोले कि नहीं, सो अब आप लोग जाइए, सो हम इसको लेकर के जाएंगे। हम बोले अच्छा, जैसे बताया जाए कि मोबाइल से भी कुछ करता था क्या? अब इस चीज का हमको जानकारी नहीं है। हमको जानकारी, हम खुद जाहिल आदमी हैं,
हम अंगूठा छपा दिए, मोबाइल। पुलिस आई थी आपके? हम लोग घर में नहीं थे। नहीं थे। क्या पता चला आपको? क्या मालूम चला घर आए तो? बताइए ना, जो हुआ सो बताइए। कुछ भी नहीं बता सकते हैं सर। हम लोग के नजर में तो ठीक था, मोबाइल से क्या हुआ नहीं हुआ वो लोग तो उसी को, हम लोग को मोबाइल चलाने नहीं आता तो हम लोग को क्या मालूम। लेकिन आया पुलिस तो हम लोग देखे किया। हम एक आदमी से पूछे क्या चीज का मामला, तो बोला कि हमको जानकारी नहीं है क्या चीज का है। बिहार पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस की टीम ने एक संवेदनशील मामले का उद्भेदन किया है और इस मामले में मुजफ्फरपुर के रतनपुरा से एक युवक मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया है। एटीएस की टीम ने 2 दिन पहले मोहम्मद मुस्तफा को मुजफ्फरपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र के रतनपुरा से गिरफ्तार किया, जिस पर भारत विरोधी कार्य करने का आरोप लगा है। उसके पास से कई ऐसे सबूत भी मिले हैं जिसमें यह साफ तौर पर क्लियर हो गया कि मोहम्मद मुस्तफा जो है वह पाकिस्तान के चर्चित हथियार तस्कर शहबाज भट्टी गैंग के साथ जुड़ा हुआ था और लगातार उसके संपर्क में था और बिहार और देश की कई महत्वपूर्ण जानकारी लगातार वह शेयर कर रहा था। जो मैसेजिंग ऐप होते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वह पाकिस्तान के संपर्क में था। रतनपुरा गांव जो बिहार के मुजफ्फरपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में है, यहीं का वह लड़का और कहीं ना कहीं वह देश विरोधी ताकतों के लिए कार्य कर रहा था और पाकिस्तान स्थित कुख्यात हथियार तस्कर शहजाद भट्टी गैंग और उसके सहयोगी के सीधे संपर्क में था। सबसे बड़ी बात कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स के माध्यम से उनके लिए गतिविधियां संचालित कर रहा था। एटीएस की टीम ने जब जैसे इसकी जानकारी मिली, डीआईयू के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली, उसके बाद रतनपुर गांव में उसके घर पर छापेमारी की गई, जिसके पास से कई डिजिटल साक्ष्य जो है वह बरामद किया गया, जिससे साफ तौर पर पता चल रहा था कि वह देश विरोधी कार्य कर रहा था। हालांकि परिवार के सदस्यों का कहना है कि मुस्तफा जो है वैसा लड़का नहीं था, वह पढ़ाई लिखाई करता था, लेकिन हाल के कुछ वर्षों से पढ़ाई लिखाई छोड़कर गांव में ही मजदूरी किया करता था। लेकिन जिस तरीके से उसके ऊपर आरोप लगे हैं तो यह बेहद गंभीर विषय है और इस मामले में एटीएस अब पूरे गंभीरता से इस मामले की जानकारी प्राप्त कर रही है और जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। बिहार एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर जिले के रतनपुर गांव से मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद मुस्तफा देशद्रोही गतिविधि में शामिल बताया जा रहा है। पिछले 6-7 महीने से बिहार के कई अहम जगहों और पैरामिलिट्री फोर्स से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान के एक आतंकी गिरोह को भेज रहा था। इस पूरी कार्रवाई को लेकर एटीएस के एडीजी पंकज दराद ने से न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने बात की है, आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एटीएस चीफ एडीजी पंकज दराद। बात करते हैं सर, मोहम्मद मुस्तफा जो है वो गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरा मामला? मोहम्मद मुस्तफा को मुजफ्फरपुर के गढ़ा थाना का रतनपुरा गांव है, वहां से हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। एक शहजाद भट्टी पाकिस्तान बेस्ड एक गैंगस्टर है जो कि इंडिया में अपने हैंडलर्स के थ्रू, अपने उनके जो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स हैं उनके थ्रू इंडिया में जो डिस्ग्रंटल्ड एलिमेंट हैं उनको अपना फुट सोल्जर बनाना चाहता है उनको, और उनसे क्रिमिनल एक्टिविटीज और एंटी नेशनल एक्टिविटीज कराना चाहता है। तो ये लोग सोशल मीडिया पे इस तरह का बहुत सा ग्रुप चल रहा है शहजाद भट्टी के नाम से और उसके हैंडलर्स के थ्रू। उसी में एक जगह पे इनका मुस्तफा का एक इनपुट हम लोगों को ने डेवलप किया और उसमें पाया कि ये लड़का जो है शहजाद भट्टी का एक हैंडलर है राना हुनैन, वो भी पाकिस्तान का है। तो उससे ये संपर्क में लगातार लास्ट 6-7-8 महीने से है और ये उनसे हथियार मांग रहा है बार बार कि हमें सामान चाहिए। तो वो लोग इसको कहें कि पहले आपको और अभी हम लोग मेंटली और ये ट्रेन करेंगे, फिर आपको हथियार वगैरह देंगे। तो इस बीच उन लोगों ने, जो पाकिस्तान बेस्ड जो हैंडलर हैं राना हुनैन, वो इनको टास्क देता है कि आप कुछ वाइटल इंस्टॉलेशंस है जिनका नाम है, उसको बताते हुए जो मुजफ्फरपुर में है, वो उसका लोकेशन और फोटो
बना वीडियो बना के भेजें, जिसको ये बना के भेजते एक्टिविटीज ये किया है, शेयर किया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन बेहद ही आक्रामक हो चुका है और अब अपराधियों की खैर नहीं और खाकी का इकबाल बुलंद दिख रहा है। महज पिछले 5 दिनों के भीतर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 6 एनकाउंटर किए हैं और इसी कड़ी में जहानाबाद में पुलिस और अपराधियों के बीच सीधी मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक और शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की धरती पर अब अपराधियों की खैर नहीं। राज्य में कानून का राज कायम करने के लिए पुलिस ने सीधे शूटर मोड ऑन कर दिया है। अपराधियों के मन में खौफ का ऐसा हंटर चला कि अब गोली का जवाब सीधे गोली से दिया जा रहा है। महज 5 दिनों के भीतर बिहार पुलिस ने एक के बाद एक 6 ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर खूंखार अपराधियों के घुटने टिका दिए हैं। 5 दिन 6 एनकाउंटर। 22 मई जहानाबाद, 21 मई किशनगंज, 20 मई समस्तीपुर, 19 मई पटना, 18 मई सिवान और 18 मई पटना। इसी कड़ी में आज नया एनकाउंटर जहानाबाद में हुआ, जहां खाकी और अपराधियों के बीच सीधी मुठभेड़ हो गई। जब बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग झोंकी तो पुलिस ने भी अपनी सरकारी पिस्टल का ट्रिगर दबाने में देर नहीं की। खाकी के अचूक निशाने ने अपराधी को वहीं ढेर कर दिया। पैर में गोली लगते ही बदमाश जमीन पर आ गिरा और उसकी हेकड़ी हवा हो गई। के द्वारा बताया गया कि हत्या में प्रयोग किए गए हथियार को उसने घोसी थाना अंतर्गत एक नहर के पास में छुपाया हुआ है। उसको जब वहाँ पे घोसी थाना की टीम के साथ में जो आर्म्स है उसको रिकवरी करने के लिए उसको वहाँ पे ले जाया गया, तो 2-3 जगह पे उसके द्वारा पहले घुमाया गया, परंतु जब उससे दोबारा से कड़ाई से पूछताछ की तो तीसरी जगह पे जब वो झाड़ियों में से जहाँ पे उसने छुपाया हुआ था हथियार वो निकालने के लिए वहाँ पे गया, तो उस समय पे उसने मौका पाते ही उस आर्म्स को निकाला तथा जो पुलिस की टीम थी उसके ऊपर फायरिंग की, जिस क्रम में घोसी थाना की जो गाड़ी थी उसके ऊपर भी एक गोली लगी है। ये नया बिहार है जहां कानून से खिलवाड़ करने वालों को उनकी ही भाषा में करारा जवाब मिल रहा है। पिछले 5 दिनों में राज्य के अलग अलग जिलों में हुए 6 एनकाउंटर इस बात का गवाह है कि अपराधियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब बदमाशों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो सरेंडर करके जेल जाओ या फिर पुलिस की गोली खाने के लिए तैयार रहो। कोई यदि पुलिस को चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में जवाब देना है, ज्यादा लेट नहीं होगा। दरअसल सूबे में सरकार ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ और सख्त है। अपराधियों से अब कोई समझौता नहीं होगा। पुलिस महकमे को खुली छूट दे दी गई है कि सूबे की जनता को सुरक्षित रखने के लिए जो भी बड़ा कदम उठाना पड़े बेझिझक उठाएं। नतीजा आपके सामने है। सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है और पुलिस सरगर्मी से अपराधियों का शिकार कर रही है। न्यूज 18 ब्यूरो और जहानाबाद से राजीव रंजन की रिपोर्ट। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने भी एनकाउंटर को लेकर अपराधियों को सीधी चेतावनी दे दी। उन्होंने 2 टूक कहा कि अगर अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करेगी। किसी अपराध में शामिल पाए जाएंगे और वो यदि इस तरह का कोई कदम उठाते हैं जिससे पुलिसकर्मियों को आत्मरक्षार्थ कोई कार्रवाई करनी पड़ती है, तो उसमें हम सामने वाले से जाति पूछ करके उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे, हम अपनी जान बचाएंगे। उसी क्रम में इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो इसलिए ये सब आरोप मैं समझता हूं कि उचित नहीं है।
देखिए, जब गिरफ्तारी होगी उनके खिलाफ आपको मालूम है कि हम लोग त्वरित विचारण भी करा रहे हैं। उनके खिलाफ जो अपराध से जब्त की गई संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई हो रही है। जब उन पर चौतरफा आक्रमण हो रहा है तो स्वाभाविक है कि इस तरह के कुछ डेस्परेट एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह के कदम उठाएंगे। 28 जून को बिहार विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव की जल्द घोषणा होगी। एनडीए में कैसा रहेगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अभी पिछले महीने की बात है, बिहार में 5 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव हुए और एनडीए ने 5 की 5 सीटें जीत ली। 28 जून को बिहार विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं। विधान परिषद की इन 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है, वो भी इसी महीने। विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 3-3 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है, जबकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1-1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं 1 सीट पर उपचुनाव भी होना है, जिसे लेकर अंतिम स्तर पर चर्चा जारी है। एनडीए के भीतर इस बात की भी चर्चा है कि जिन नेताओं को हाल के राज्यसभा चुनाव में मौका नहीं मिला, उन्हें विधान परिषद भेजकर संतुलन साधा जा सकता है। बीजेपी और जेडीयू दोनों के पास ऐसे कई वरिष्ठ नेता और संगठन से जुड़े चेहरे हैं जिन्हें विधान परिषद भेजा जा सकता है। वहीं एलजेपी रामविलास भी अपने सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए मजबूत उम्मीदवार उतारेगा। आरजेडी 1 सीट पर अपने उम्मीदवार को विधान परिषद भेजने की कोशिश करेगा। न्यूज़ 18 के लिए दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां शिक्षा विभाग के साथ सीएम सम्राट चौधरी की बैठक खत्म हो गई है। टीआरई 4 को लेकर सीएम सम्राट ने इस बैठक में चर्चा की और आपको बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस बैठक से। अगले 2 से 4 दिनों में टीआरई 4 को लेकर के फैसला लिया जाएगा। विस्तार से सीएम ने आज पूरे मामले की जानकारी ली। रिक्तियां और अड़चन क्या आ रहे हैं, इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ली है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने सीएम को बारीकी से पूरी जानकारी दी और बीजेपी एमएलसी नवल किशोर भी इस बैठक में मौजूद थे और उन्होंने बताया है कि 2-4 दिनों में फैसला लिया जाएगा। शिक्षक बहाली के 5 साल के शेड्यूल तैयार होंगे। नवल किशोर यादव ने इसकी जानकारी दी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 4 शिक्षक भर्ती और परीक्षा पर 2 दिन में निर्णय और विभाग का आ जाएगा। वो भर्ती होगी, ऐसा कौन कहा है कि भर्ती नहीं होगा? भर्ती होगा और पूरे 5 साल का। क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई? बैठक हुई थी टीआर 4 को लेके मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मंत्री ने क्या कहा, मैं बैठक में नहीं था, लेकिन मैं मोटा मोटी बता दे रहा हूँ उसकी बहाली होगी और जल्द। अच्छा, शिक्षकों के कई मुद्दे हैं बहाली को लेकर नवल जी। अब ये हम नहीं बता सकते, जो बैठक में उनसे पूछिए, लेकिन ये बहाली का निर्णय आपको मैं बता दूं। और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, बैठक तो समाप्त हो गई, लेकिन अभी भी सरकार 3 से 4 दिन का वक्त कह रही है। क्या लगता है, अभ्यर्थी मानने को तैयार होंगे? देखिए शिप्रा, तकरीबन 1.5 घंटे तक जो है लगातार बैठक हुई है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बारीकी से कई सवाल का जवाब मांगे हैं और शिक्षा सचिव जो हैं विनोद सिंह गुंजियाल और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सभी जवाब दिया है। और जहां जहां जिन पॉइंट पर जो है आपत्ति है और जहां पर अड़चन है, उन चीजों की भी जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है। बता दें, अधियाचना से लेकर रिक्तियां कब भेजी गई, ये सभी जानकारियां जो है सीएम को दे दिया गया है और फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि बैठक के बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बाहर निकल गए, मीडिया से उन्होंने बातचीत अभी नहीं की है। लेकिन जो बीजेपी यानी सत्ताधारी पार्टी के ही एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, इन्होंने भरोसा दिलाया है कि अगले 4 दिनों में टीआरई 4 को लेकर फैसला लिया जाएगा और अगले 5 साल तक के लिए जो टीचर भर्ती है यानी टीआरई की जो बहाली है, उसका एक तरह से कैलेंडर जारी होगा। अब तक बीपीएससी कैलेंडर जारी करता था,
लेकिन इनके इशारे में ये पता चला है कि अब शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षा विभाग जो है वो 5 साल का कैलेंडर जारी करेगा कि कितनी वैकेंसी किस साल आएगी और परीक्षा कब होगी, उसका रिजल्ट कब होगा, विज्ञापन कब निकलेगा। लेकिन फिलहाल TRE 4 को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। 1.5 घंटे तक बैठक चली है। 4 दिन तक इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि नवल किशोर यादव के मुताबिक 4 दिन बाद फैसला लिया जाएगा। शिप्रा, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे। क्या बिहार में IPL की टीम बनेगी? क्या बिहार को भी IPL में प्रतिनिधित्व मिलेगा? देश के जाने माने उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने IPL में बिहार की टीम बनाने की मांग की है। सोशल मीडिया पर अनिल अग्रवाल के पोस्ट के बाद CM सम्राट चौधरी ने भी मिशन मोड में काम करने की बात कही। तो क्या बिहार में IPL की टीम का सपना पूरा होगा? ये सवाल उठने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। IPL में बिहार के खिलाड़ियों का जलवा है। बिहार के लाल कमाल पर कमाल कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी के छक्कों से दुनिया चकित है, तो ईशान किशन के टैलेंट का हर कोई कायल। अब बिहार के खिलाड़ी दूसरे राज्यों की टीम में शामिल होकर ऐसा जलवा दिखा रहे हैं, तो सोचिए कि बिहार की IPL टीम बन जाए तो क्या कोई टिक पाएगा? ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के जाने माने उद्योगपति और बिहार के रहने वाले अनिल अग्रवाल ने IPL में बिहार की टीम बनाने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जो सुर्खियों में है। अनिल अग्रवाल वेदांता समूह के चेयरमैन हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या आपको नहीं लगता कि चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरह बेमिसाल बिहार की भी एक टीम होनी चाहिए? बिहार की मिट्टी ने देश को बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी दिए हैं। पटना में जन्मे ईशान किशन ने सबसे कम गेंदों में ODI डबल सेंचुरी लगाई। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में IPL डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने और गोपालगंज के साधारण परिवार में जन्मे साकिब हुसैन की शानदार गेंदबाजी पर आज पूरी दुनिया नाच करती है। बिहार की क्रिकेट टीम और यहाँ की खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए वो अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। बिहार उनके लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, एक इमोशन है। और अब वक्त आ गया है कि हमारी मिट्टी का टैलेंट मैदान में दिखे। उद्योगपति अनिल अग्रवाल के पोस्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कुछ ही देर में जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि वो अनिल अग्रवाल की बातों से पूरी तरह से सहमत है और बिहार के क्रिकेट इमोशन के लिए सरकार स्पष्ट विजन के साथ मिशन मोड में कार्यरत है। आपके सहयोग से निश्चित ही बिहार की क्रिकेट टीम को लेकर के सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। उद्योगपति अनिल अग्रवाल के पोस्ट और CM सम्राट के जवाब के बाद बिहार के खिलाड़ियों के सपने कुलाचे भरने लगे हैं, तो युवा भी जोश में है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे राजनीतिक बहुत है। अगर क्रिकेट टीम बनता है तो आई होपफुल कि हम लोग को बहुत ज्यादा स्कोप मिलेगा। यस मैम, होना चाहिए। यस मैम, होनी चाहिए। युवाओं को अच्छा मौका मिलेगा, खासकर जो क्रिकेट लवर है। यस मैम, क्योंकि बाहर में जाने पे चांसेस कम मिलते हैं और अपनी एक बिहार की टीम होगी तो वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे और एक अपनी एक पहचान भी बनेगी। अच्छा मौका मिलेगा और हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उसका सफलता ही मिल सकता है, मतलब बिहार की टीम से खेलेंगे तो क्या सच में IPL में बिहार की टीम आएगी? क्या बिहार को भी IPL में प्रतिनिधित्व मिलेगा? अनिल अग्रवाल के पोस्ट से ये सपना पूरा होने जैसा दिख रहा है। अपने पोस्ट के साथ अनिल अग्रवाल ने एक खास तस्वीर भी शेयर की। इसमें खचाखच भरे क्रिकेट स्टेडियम का एरियल व्यू दिख रहा था और मैदान पर बड़े अक्षरों में हिंदी में बिहार लिखा नजर आ रहा था। सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या आने वाले साल में IPL बिहार तक पहुंचेगा? क्या अनिल अग्रवाल के पोस्ट और CM सम्राट चौधरी के जवाब देने के बाद से ये सपना हकीकत बन जाएगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट।